हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न होने वाले आगामी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। आपको एक सीरीज दिया गया है 132, 129, 124, 117, 106 और 93। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। ओके, जब भी आपको सीरीज का प्रश्न दिखे तो आप लोग दो बातों का विशेष ध्यान दिया कीजिए। पहली बात कि जो सीरीज है वो असेंडिंग आर्डर में है कि डिसेंडिंग आर्डर में है। तो यहाँ पे ये देखेंगे कि किस आर्डर में सीरीज है। असेंडिंग आर्डर का मतलब हो गया बढ़ते हुए क्रम में, और डिसेंडिंग आर्डर का मतलब घटते हुए क्रम में, कंटिन्यूअसली घट रहा है। ठीक है, ये सीरीज जो है 132 से 129 यानी कम हो रहा है, 129 से 124 यानी कम हो रहा है, यानी ये सीरीज डिसेंडिंग आर्डर में है। ओके, और दूसरी चीज ये देखिए कि किसी भी दो संख्या के बीच डिफरेंस कम है कि नहीं, यानी 10 से डिफरेंस कम या 20 से डिफरेंस कम है कि नहीं। ठीक है, तो किसी भी दो संख्या के बीच देखेंगे ना तो जो डिफरेंस है ना आपका 20 से कम आ रहा है, यानी ये बात क्लियर हो गया कि ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर का सीरीज दे रखा है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर का सीरीज दे रखा है तो इसमें से और दो संख्याओं के बीच जो डिफरेंस है बहुत ही कम है। तो इसमें ये हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा कि कुछ ना कुछ घटती जा रही होंगी संख्याएं। क्या हो रहा होगा, तभी तो बन रहा होगा ना। 132 में से कुछ घटेगा तो 129 आएगा, और 129 में से कुछ घटेगा तो 124 आएगा। यही क्रम चल रहा होगा। तो ठीक है, देख लेते हैं 132 में से क्या माइनस करें कि आपका 129 आ जाए। अगर -3 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 129 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं, बिल्कुल आ जाएगा। ओके, और 129 में से क्या माइनस कर दें कि 124 आ जाए। अगर -5 कर देंगे तो 124 आ जाएगा, बिल्कुल। और 124 में से क्या माइनस कर दें कि 117 आ जाए, -7 कर दें। ठीक है, और 117 में से क्या माइनस कर दिया जाए कि 106 आ जाए। तो इसमें से क्या अगर हम लोग माइनस कर देंगे तो आ जाएगा -11 कर देंगे। ओके, और 106 में से माइनस क्या किया जाए कि 93 आ जाए। तो अगर -13 माइनस कर देंगे तो आपका -93 आ जाएगा। अब आप लोग एक चीज़ जरूर देख पा रहे होंगे कि 3, 5, 7, 11, 13 कि 3, 5, 7, 11, 13 ये जो जितनी संख्याएं ये क्या है, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर वो संख्याएं होती हैं जो खुद से कटती हैं और एक से कटती हैं। तो जो 13 के बाद अगली प्राइम नंबर आएगी, अभाज्य संख्या आएगी, वो क्या बनेगी, आपका 17 बनेगी। बनेगी कि नहीं। तो 93 में से जब -17 करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, माइनस कर लेते हैं। 13 में से 7 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 6, और 8 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 7। यानी हमारा क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या बन जाएगा, 76। 76 किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। आपको दिया गया है कि 365 90 से संबंधित है, उसी तरह 623 क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिले तो मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि हमारा जो करने का अप्रोच होता है, हम क्या करते हैं, जो भी दो पेयर में आपकी संख्याएं दी होती हैं उसमें ये देखते हैं कि एक दूसरे से वो संख्याएं कैसे संबंधित है, क्या लॉजिक लग करके एक दूसरे से वो रिलेटेड है। सेम संबंध, सेम लॉजिक हम लोग क्वेश्चन मार्क और दी गई संख्या में लगा करके आंसर लाते हैं। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे तो 365 से 90 बन रहा है। ठीक है ना, तो 365 से 90 कैसे आ सकता है। ओके, वैसे छोड़िए, आप 90 से भी देख सकते हैं कि 365 कैसे बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे वाइस वर्सा होता है। आप 365 से 90 का रिलेशन निकाल लें या 90 से 365 की तरफ आप चले जाएं। ठीक है, तो 365 कैसे आ सकता है, अगर 90 में 4 का मल्टीप्लाई कर दे। ध्यान दीजिएगा, 90 में अगर 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 9 को 36, 360 हो जाएगा, और 5 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 365 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हम किसी संख्या को देखते हैं। देखने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कोई ऐसी संख्या रही होगी जिसमें 4 का मल्टीप्लाई करने और +5 ऐड करने पे 623 आ रहा होगा। तो अगर 623 में से 5 माइनस कर देंगे तो 4 से कटेगा, यानी 623 में से जब 5 माइनस करेंगे तो 618 हो जाएगा। इसको 4 से डिवाइड होना चाहिए ना, वही तो आंसर होगा। तो 4 कम 4 हो गया, और इसको काटते हैं तो कितना हो गया,
आपका 21 हो गया, 4 5 20 और एक कट ही नहीं रहा है आपका 618 से 618 4 से नहीं कट रहा है, यानी इस तरीके से हम आंसर नहीं लाएंगे, एक पॉइंट में वैल्यू आ जाएगा जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है। ठीक है, तो कुछ और सोच करके देखते हैं। ओके, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता है कि आप एक तरीका लगाते हैं और इसको देख लेते हैं कि 9 से 90 से 365 बन रहा है इंटू 4 + 5, सेम चीज़ यहाँ कर लेते हैं, तो ज़रूरी नहीं होता है कि ऑप्शन में वैसा करने पे हमको आंसर मिले। तो हमें तरीका वो ढूंढना होता है, देखना होता है जो ऑप्शन में भी तो मिले हमें, तभी तो हम ऑप्शन का करेक्ट करके आगे निकलेंगे। ओके, 365 बहुत बड़ी संख्या है, तो हम लोग क्या करते हैं, 90 कैसे हो सकता है, अगर 365 के डिजिट का सम कर दें 3 6 5 का, तो 90 आएगा? नहीं आएगा, नहीं आ पाएगा। तो क्या हम लोग करते हैं कि 365 के डिजिट का मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 3 × 6 × 5। ओके, तो 36 18 18 25 90 90 आ रहा है कि नहीं, यानी डिजिट का आपस में मल्टीप्लाई करने पे 90 दे रहा है। सेम 623 के डिजिट का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 × 2 × 3 कर लेंगे, तो 6 दूना 12 12 3 36, यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आ जाएगा हमारा 36। 36 किसी ऑप्शन में दिया है क्या? हाँ, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। जिस तरह सेम प्रश्न क्या है आपका, ऊपर वाला ही प्रश्न है, अंतर सिर्फ इतना है कि वहाँ पे नंबर दिया था, यहाँ पे आपको शब्द दिए हैं। और एक और क्वेश्चन बन सकता है कि यहाँ पे आपको अल्फाबेट दे दें। ठीक है, और एक चौथा जो क्वेश्चन इस तरह का बनता है, कई दफ़ा अल्फ़ाबेट और नंबर दोनों का क्या किया जाता है, मिक्सअप करके सवाल पूछा जाता है। ठीक है, तो देख लेते हैं इस प्रश्न को हम लोग कैसे करेंगे। यहाँ पे क्या है, सेम चीज़ देखेंगे कि जो दो शब्द दिए गए हैं एक दूसरे से कैसे संबंधित है, वही संबंध बंदूक और क्वेश्चन मार्क में हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो चिमनी और धुआं का संबंध कैसे होता है, हम लोग जानते हैं कि चिमनी से क्या निकलता है, चिमनी से क्या निकलता है, चिमनी से क्या निकलता है, आप सभी को पता होगा कि जो चिमनियाँ होती हैं, चाहे भट्ठी वाली हो यानी जहाँ ईंटें बनती हो, या कारखाने वाली चिमनी हो, उससे क्या निकलता है, धुआं ही तो निकलता है ना। उसी तरह बंदूक से क्या निकलता है, जब बंदूक चलती है तो क्या निकलता है आपका, गोली ही तो निकलती है, उसके अंदर से गोली ही तो निकलती है, बंदूक चलती है तो हमारा क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या बन जाएगा, गोली हो जाएगा। गोली किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि AU बराबर 21 और 1 बराबर 245 है तो आप बेग को किस प्रकार कोटबद्ध करेंगे। देखिए, जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो मैं बार बार कहता हूं कि आप लोग को बिना सोचे, जब भी अल्फाबेट को नंबर से कोड किया जाता है तो वहां पे कुछ नहीं होता है, प्लेस वैल्यू का गेम होता है। ठीक है, तो आप लोगों को बिना कुछ सोचे समझे जब भी ऐसा प्रश्न मिले तो आप लोग क्या किया करिए, प्लेस वैल्यू लिखिए। ए का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, और यू का प्लेस वैल्यू 21 होता है। अब 1 और 21 दे रखा है और इसको 21 से कोड कर रहा है, तो 21 और 1 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा। लेकिन अगर 21 और 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 21 आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा बिल्कुल। तो सेम चीज़ 1 का कर लेते हैं। 1 का हम लोग क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू लिखेंगे। ई का कितना होता है, 5 होता है, जी का कितना होता है, 7 होता है, जी का कितना होता है, 7 होता है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 × 5 = 35 और 35 सत्ते कितना होता है, 7 × 5 = 35 और 7 × 3 = 21, 21 × 3 = 24, यानी 245 होता है। यानी हम देख रहे हैं कि जो आपका प्लेस वैल्यू 1 का दिया है उसके डिजिट का, उसके प्लेस वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई कर देने पे 245 आ रहा है। ए और यू के प्लेस वैल्यू का आपस में मल्टीप्लाई करने पे 21 आ रहा है। तो सेम चीज़ हम लोग बेक में कर लेते हैं। ओके, ये सारी चीज़ें हम प्लेस वैल्यू से ही तो निकाल रहे हैं ना। तो बिना सोचे जब भी ऐसा प्रश्न आपको मिले ना, यानी अल्फ़ाबेट को नंबर से कोड किया जाए तो वहाँ कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आप प्लेस वैल्यू को कंसीडर करिए, उसको लिखिए और फिर आगे प्रोसीड करिए। ठीक है, बेग का प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं हम लोग। क्या होता है, बी का 2 होता है, ए का 1 होता है, के का कितना 11 होता है, ई का 5 होता है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आपका 11 × 5 = 55 और 55 में 1 का करेंगे तो 55 और 55 दूना कितना होता है, 110। तो हमारा बेग को कैसे कोड करेंगे, 110 से 110 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है।
हमें क्या करना है, राज्य, जिला और शहर, इन 3 शब्दों से डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कॉमन कोई शब्द इसमें देखते हैं। कॉमन इन द सेंस कि ऐसा शब्द देखते हैं कि जिसका किसी और शब्द से कोई रिलेशन बन सकता हो। जैसे राज्य और जिले की बात करें तो हमें पता है कि राज्य के अंदर जिला होता है, पता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। जैसे यूपी में 75 जिले हैं, बिहार में 38 जिले हैं, तो बिहार स्टेट में ही तो जिले हैं ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे राज्य बना लेंगे। ये क्या है, स्टेट है, स्टेट का हमने यस से डिनोट किया, और स्टेट के अंदर ही तो जिला होता है ना, जिला के लिए मैंने डी डिनोट किया। ठीक है, डी से डिनोट किया। ठीक है, और जिले के अंदर ही तो कोई शहर होता है ना, शहर को मैंने सिटी को सी से डिनोट किया। समझ पा रहे हैं कि नहीं, यानी हमारा कुछ इस तरह का डायग्राम बनेगा। शहर के अंदर जिला हो, शहर जो होता है जिले के अंदर होता है, जिला जो होता है राज्य के अंदर होता है कि नहीं, बिल्कुल। तो कुछ हमारा इस तरह का डायग्राम बनेगा, और इस तरह का डायग्राम किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे एक घन की 4 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं। आपको सर्कल, ब्लैक सर्कल वाले फलक के पीछे वाले फलक पर कौन सी आकृति होगी। बेहद ही खूबसूरत प्रश्न है, और इसको मात्र 2 सेकंड में आप करके निकलेंगे। मैं ऐसा आपको एक तरीका बताऊंगा, आपको सबका विपरीत निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, बस देखते मार दीजिए। ठीक है, एक बात समझिएगा, एक कंसेप्ट होता है कि मान लीजिए, समझिए, हम लोग पहले और दूसरे डाइस को कंसीडर करते हैं। ठीक है, इस डाइस को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो पहले डाइस में यहाँ पे भी सर्कल है, यहाँ पे भी सर्कल है एक चीज़, और यहाँ पे भी ट्रिएंगल है, यहाँ पे भी ट्रिएंगल है। यानी हम इस दोनों डाइज में देख रहे हैं कि 2 चीज़ें जो हैं, आपके 2 सिंबल जो हैं दोनों में कॉमन है। तो जो तीसरे सिंबल बचते हैं ना, जैसे ब्लैक सर्कल और ब्लैक जो स्क्वायर है ना, जो तीसरे बचते हैं ना, वो ऑटोमेटिक एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो हमसे ब्लैक सर्कल के विपरीत पूछा था, तो ब्लैक सर्कल के विपरीत हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इस बात को आप लोग नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल ही नोट कर लीजिएगा। ठीक है, कि जब भी किसी 2 डाइस में 2 चीज़ें कॉमन होती हैं, 2 साइन कॉमन होते हैं, तो जो तीसरे होते हैं ना, एक दूसरे के अपोजिट ऑटोमेटिकली होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। कई लोग इसको अपोजिट निकाल करके, सारे का अपोजिट निकाल के करेंगे, आप लोग वैसे बिल्कुल मत करिएगा, आप लोग 2 सेकंड में देखते ही मार के निकलिएगा। चलिए एक दूसरा और तरीका बताता हूँ इसको करने का। समझिएगा, जब भी कोई डाइस है, और डाइस में मान लीजिए पहले डाइस को देखते हैं। समझिएगा, यहाँ पे सर्कल है और यहाँ पे ट्रायंगल है, एक दूसरे के एडजेसेंट है कि नहीं, यानी सन्निकट फलक पे है कि नहीं। तो ये एक दूसरे के जब सन्निकट फलक पे है ना, तो ट्रायंगल और सर्कल जो है कभी भी एक दूसरे के विपरीत फलक पे नहीं आएगा। इस बात को समझ पा रहे होंगे। उसी तरह ब्लैक सर्कल और एक खाली वाला जो सर्कल है ना, एक दूसरे के एडजेसेंट है कि नहीं, यानी आसन फलक पे है कि नहीं, तो एक दूसरे के कभी भी विपरीत नहीं आ सकते है ना। एक बात आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हमसे सर्कल, ब्लैक सर्कल के विपरीत पूछा था, तो जाहिर सी बात है कि पहले डाइज में ब्लैक सर्कल के एडजेसेंट में क्या है, आपका व्हाइट यानी कि खाली वाला सर्कल, तो ऑप्शन तो ये होगा नहीं विपरीत पे। ट्रायंगल है तो ट्रायंगल ऑप्शन में दिया नहीं है। ठीक है, ओके। अब तीसरे डाइज में हम लोग देखते हैं कि ब्लैक सर्कल के एडजेसेंट क्या है, ये इस तरह की आकृति है, कुछ चतुर्भुज टाइप का है, तो ऑप्शन बी भी क्या होगा, ब्लैक सर्कल के अपोजिट नहीं होगा। ठीक है, और डाइस तीसरे को देखेंगे तो यहाँ ब्लैक सर्कल जो है, ब्लैक सर्कल के एडजेसेंट में स्टार है, यानी ऑप्शन डी भी ब्लैक सर्कल के अपोजिट में नहीं होगा। तो हमारा केवल ऑप्शन 1 बचा सी, जो ब्लैक सर्कल के क्या होगा, विपरीत पे होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये तरीका मैं दूसरा बता दिया हूँ, आप जानिए, कई प्रश्नों में ये काम देता है। ठीक है, लेकिन जो पहला तरीका बताया हूँ उसी से आपको इस तरह के प्रश्नों को करके निकलना है। डाइस का एक प्रश्न एसएससी रेलवे में आता ही है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। विक्की पश्चिम की तरफ 2 किलोमीटर साइकिल चलाता है और फिर दाएं मुड़ जाता है और 1 किलोमीटर साइकिल चलाता है। वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में है, हमें बताना है। डायरेक्शन का प्रश्न दिया गया है, बेहद ही सिंपल प्रश्न है। चलिए देख लेते हैं। इसको देखने से पहले एक चीज़ आप लोग जरूर समझिएगा कि बेसिक बात है कि ये क्या होता है, इसमें ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, इधर आपका ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है। ये बात आप लोग सबको पता होगा। ठीक है, दूसरी चीज़ अगर मैं ये बोलूँ कि ये यहाँ पे कौन सा डायरेक्शन बनेगा इसमें, तो बोलेंगे हम लोग पश्चिम और क्या बोलेंगे, दक्षिण, यानी वेस्ट और साउथ। इसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉर्थ और ईस्ट होता है। ठीक है, सिंपल सी बात है, आप सबको पता होगा। ओके, चलिए करते हैं इस प्रश्न को। बोले हैं भैया
कि बिक्की पश्चिम की तरफ 2 किलोमीटर साइकिल चलाता है, यानी पश्चिम की तरफ 2 किलोमीटर ये साइकिल चलाए हैं, ठीक है, बना लेते हैं। और फिर दाएं मुड़ जाता है और 1 किलोमीटर साइकिल चलाता है, ठीक है, दाएं मुड़ता है 1 किलोमीटर चलाता है, ठीक है। तो हमसे पूछ क्या रहे हैं कि वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में है, ठीक है। प्रारंभिक स्थिति से हमको दिशा बताना है, तो हम लोग को एक लाइन ड्रा कर लेंगे, ठीक है, लाइन ड्रा कर लिए, ओके। अब देखिए ऊपर नॉर्थ है, ठीक है, ये क्या है, वेस्ट है, और यहाँ उसकी इनिशियल पोजीशन थी, तो और ये इसकी फाइनल पोजीशन है, तो किस दिशा में फिलहाल में है, तो नॉर्थ और वेस्ट, यानी कि क्या है आपका उत्तर पश्चिम दिशा में अभी फिलहाल में क्या है, बिक्की है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उत्तर पश्चिम। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इस तरह का प्रश्न जब भी किसी आकृति में नंबर दिए गए होते हैं और उसमें क्वेश्चन मार्क पूछा जाता है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होगा, इस तरह के प्रश्न बहुत खतरनाक बनते हैं। आपका प्रश्न पूछा जाता है, रेलवे स्टेट एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, बहुत खतरनाक प्रश्न होता है। कई सवाल तो ऐसे होते हैं कि आप सोचते रहिए, आप सोचते रहिए, बट समझ नहीं आता है कि हो क्या रहा है, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने का जो मेन तरीका होता है कि आपका दिमाग तब काम करेगा जब आप लोग मॉक देते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, अभ्यास करते रहेंगे इस तरह के प्रश्नों को, ठीक है। तो इसको करने का एक बेसिक, बहुत बड़ा बेसिक तरीका ये होता है कि आप लोग एक चीज़ ये देखा करिए, हम इस आकृति में देख रहे हैं कि 3 क्या हैं आपके, कॉलम में भी 3 नंबर हैं और इसके रो में भी 3 नंबर है, 3 नंबर है ना, बिल्कुल। तो एक चीज़ ये देखिए कि किधर किस साइड बड़ी संख्याएं हैं, तो थोड़ा सा हम लोग दिमाग हल्का लगाते हैं। तो एक चीज़ ये देख रहे हैं, हल्का थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, तो ये देखते हैं कि जो नीचे है, ऊपर से नीचे 28, 84, 45, इस क्या है कॉलम की जो आपकी संख्याएं हैं थोड़ी बड़ी हैं, ठीक है कि नहीं। तो हमारा जो ऑपरेशन हम लोग करेंगे ना, इन 2 संख्याओं से हमको देखेंगे कि 28 कैसे आ सकता है, 84 कैसे आ सकता है, 45 कैसे आ सकता है। इस तरह का जो कंसेप्ट होता है 99% प्रश्नों में लग जाता है, ठीक है। ऐसा ही होता है कि जो बड़ी संख्याएं होती हैं उनको ही लाना होता है रिमेनिंग संख्याओं से, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे क्या कर दें, 20 और 7 दिया है और इस यहाँ 28 बड़ी संख्या दिया है, तो अगर हम लोग 20 और 7 का आपस में मल्टीप्लाई कर दें और 5 से डिवाइड कर दें, तो 5 चौको 20 और 5 चौको 20, 7 चौको 28, 28 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ओके। कैसे, सेम चीज़ यहाँ कर लेते हैं, 35 और 12 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 35 और 12 का मल्टीप्लाई करते हैं और 5 से डिवाइड करते हैं, तो 5 सत्ते 35, 12 सत्ते 84, कितना आ गया, 84 आ गया कि नहीं आपका 84। तो बन रहा है ना, यानी लॉजिक क्लियर हो गया कि दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करने के बाद 5 से डिवाइड करने पे और पुनः जो बच रहा है उसका गुणा करने पे ये तीसरी संख्या बन रही है। तो सेम क्वेश्चन मार्क और 9 में कर लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन मार्क के स्थान पे p संख्या है, तो p इंटू 9 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो कितना बनेगा, 45 के इक्वल होगा कि नहीं। और 45 9 से कट जाएगा, 9 पचे 45, ये 5 इधर जाएगा 25, यानी p बराबर कितना आ गया 25। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आ जाएगा आपका 25 आ जाएगा। 25 किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि यदि 15 सितंबर 2000 को शुक्रवार है तो 15 सितंबर 2001 को कौन सा दिन होगा। बिल्कुल एक फिक्स सेट पैटर्न का प्रश्न है और इसको करने का एक सिंपल तरीका होता है, आप 2 सेकंड में इसको करके निकलेंगे, ठीक है। एक कंसेप्ट होता है कि मान लीजिए, ठीक है, किसी सामान्य वर्ष में किसी सेम तारीख से उसी सेम तारीख को अगले साल जाने पर दिन एक दिन बढ़ जाता है, समझ रहे हैं। और किसी लीप ईयर में, लीप ईयर से किसी लीप ईयर के किसी दिन से अगले साल के सेम उसी दिन पर जाने पर 2 दिन बढ़ जाता है। यानी हो क्या रहा है कि मान लीजिए मैं आपसे बोलूं समझाने के लिए कि यहाँ पे क्या है कि 5 अगस्त 2000 क्या है आपका 11 है, ठीक है ना। तो हमें बताना है कि 5 अगस्त 2012 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए 5 अगस्त 2011 को क्या था, सोमवार था, क्या था, सोमवार, ओके। समझिएगा, समझाने के लिए कंसेप्ट को बस बता रहा हूँ। अब 2011 लीप ईयर नहीं है, लेकिन 2012 क्या है, एक लीप ईयर है।
लीप ईयर है कि नहीं, और लीप ईयर है और ये अगस्त है, यानी 28 का महीना बीत चुका है फरवरी। तो जाहिर सी बात है 5 अगस्त से हम जब 5 अगस्त 2012 को जाएंगे ना, तो सोमवार में 2 दिन ऐड हो जाएगा, यानी 2 दिन बढ़ जाएगा। तो 5 अगस्त 2012 को क्या हो जाएगा, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, यानी बुधवार हो जाएगा। तो सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे 2000 को देखते हैं तो ये क्या है, 2000 को देखते हैं तो ये आपका है क्या, एक लीप ईयर है। जब भी आपको कोई शताब्दी मिले तो उसको लीप ईयर चेक करने के लिए 400 से डिवाइड करके देख लेते हैं। इसको जब 400 से डिवाइड करके देखेंगे, 400 से डिवाइड करके देखेंगे तो ये कट जा रहा है, ठीक है, कट रहा है कि नहीं। तो यह एक लीप ईयर तो है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि हमको लीप ईयर है, लेकिन लीप ईयर तो का यूज जो होता है महीना होता है फरवरी का एक ज़्यादा होता है, लेकिन हमको सितंबर से पूछा जा रहा है, तो उस लीप ईयर होने से हमारा कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, ओके। और 2001 भी क्या है, आपका सामान्य ईयर है। तो जब हम 15 सितंबर से 15 सितंबर 2001 को जाएंगे ना, तो शुक्रवार में एक दिन केवल बढ़ेगा। एक दिन इसलिए बढ़ेगा ना, क्योंकि आप लोग बोलेंगे कि सर 2000 तो लीप ईयर है, लेकिन लीप ईयर है, लेकिन यहाँ 15 सितंबर की बात हो रही है ना, फरवरी तो हम काउंट कर नहीं रहे, इसलिए शुक्रवार में केवल एक दिन ऐड होगा। तो शुक्रवार प्लस एक दिन क्या होता है, शनिवार होता है। शनिवार किस ऑप्शन में दिया है, आपका ऑप्शन नंबर डी में। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि एक दर्पण को एमएन रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृति में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी। इस तरह का प्रश्न एसएससी में कंफर्म आता है, लेकिन यही होता है कि एसएससी में जो डायग्राम होता है ना, थोड़ा सा उसमें बड़ा कम्प्लेक्स डायग्राम होता है, ओके। और कम्प्लेक्स डायग्राम के साथ साथ जो 4 ऑप्शन देते हैं, जब हम लोग जाके एग्जाम में पेपर देते हैं तो 4 ऑप्शन देते हैं, तो केवल 2 ही ऑप्शन दिखाई देता है। कभी कई दफ़ा तो हमें एक बार एक ही ऑप्शन दिखाई देता है, तो उसमें कन्फ्यूजन होता है। 4 ऑप्शन एक ही साथ दिखाई देते हैं तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं, तो बहुत दफ़ा गलतियां हो जाती हैं सिंपल प्रश्न भी, ठीक है। तो इसको जो करने का मेन सिंपल तरीका है, आप लोग ऑप्शन से मूव करिए या इसको बना भी सकते हैं। यहाँ पे दर्पण जब रखेंगे तो इसका कुछ आकृति हम लोग बी का इधर कैसे बन जाएगा, बी का आपका कुछ इस तरह का बनेगा प्रतिबिंब, और के का कुछ क्या बनेगा, इस तरह का बन जाएगा। और इस तरह का किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन ए में नहीं दिया है, ऑप्शन बी में दिया है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि प्लस का अर्थ भाग्य, माइनस का अर्थ गुणे, भाग्य का अर्थ माइनस और गुणे का अर्थ प्लस हो तो निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा। देखिए ये फिक्स सेट पैटर्न का प्रश्न है, और इसको एक करने का सिंपल तरीका होता है कि जैसे बोल रहा है आप वैसे साइन चेंज करिए और सॉल्व करिए। इसको करने का कोई और जादू होता नहीं है। एसएससी में एक क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसा, ठीक है। ये बोल रहे हैं क्वेश्चन में कि प्लस का अर्थ भाग्य है, तो सिंपली प्लस के जगह हम लोग भाग्य चेंज कर लेते हैं, ठीक है। और गुणे, माइनस का अर्थ गुणे है तो माइनस की जगह गुणे लगा लेते हैं, और भाग्य का अर्थ माइनस है तो भाग्य की जगह माइनस लगा लेते हैं, और गुणे का अर्थ प्लस है तो गुणे की जगह प्लस लगा लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 8 और 6 को डिवाइड कर देते हैं, 8 डिवीजन 6 माइनस 4 गुणे 7 प्लस 3, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 चौको 28, यानी बन गया क्या, 8 बट्टे 6 को काट लेते हैं, 2 चौको 8 और 2 तें 6, यानी कि ये कितना हो गया 4 बट्टे 3, ठीक है, माइनस 7 चौको 28 प्लस कितना हो गया 3, ओके। अब 28 में से 3 निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, 4/3 माइनस 25 बन जाएगा ना, ठीक है, माइनस 25। अब इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 25 तें 75, यानी 4 माइनस 75 डिवाइडेड बाई 3, तो 75 में से 4 गया तो कितना आया आपका 71 बट्टे कितना हो गया 3। ये माइनस में आएगा क्योंकि 75 बड़ी संख्या है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, माइनस 71/3। किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कथनों को पढ़ें और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष चुनें। कथन दिया है आपका, सिलॉक्स का प्रश्न है। सिलॉक्स का प्रश्न एसएससी हो या रेलवे हो या स्टेट एग्जाम हो, एक प्रश्न पूछा ही जाता है और अच्छे प्रश्न बनते हैं। अगर आप बेसिक बातों को नहीं ध्यान में रखेंगे तो आप गलतियां कर जाएंगे, ठीक है। तो बेसिक बातों को ध्यान रखिएगा। करने का सिंपल तरीका होता है, कथन से हम लोग डायग्राम बनाते हैं, फिर डायग्राम से देखते हैं कि हम कौन सा निष्कर्ष निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं। बोला गया कि कोई भी दरवाजा कुत्ता नहीं है। जो कोई भी यहाँ पे क्या है, दरवाजा है, दरवाजा को मैं डी से डिनोट करता हूँ। कोई भी दरवाजा क्या है, कुत्ता नहीं है। कुत्ता को मैं कैसे डिनोट करता हूँ, के से डिनोट करता हूँ। कोई भी दरवाजा कुत्ता नहीं है, ऐसा जब भी दे तो इनके बीच में क्रॉस का मल्टीप्लाई करिए। और कह रहा है कि सभी कुत्ते क्या हैं, बिल्लियाँ हैं। जो सभी कुत्ते क्या हैं, आपके बिल्लियाँ हैं।
यानी सभी कुत्ते क्या हैं, बिल्ली। बिल्ली को मैं सी से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। सभी कुत्ते क्या हैं, बिल्लियाँ हैं। ओके, अब निष्कर्ष देखते हैं कि कौन सा सही बना सकते हैं। बोला गया है कि कोई दरवाज़ा बिल्ली नहीं है, कोई भी दरवाज़ा क्या है, बिल्ली नहीं है। देखिए ये बात हम लोग बोल नहीं सकते हैं, पॉसिबिलिटी बनती है लेकिन कंफर्म नहीं बोल सकते हैं, इसलिए पहला गलत हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, कोई बिल्ली दरवाज़ा नहीं है। सेम उल्टा बोल रहा है कि कोई भी बिल्ली क्या है, दरवाज़ा नहीं है। देखिए ये बात क्वेश्चन में नहीं बोला है, क्वेश्चन में बोला था कि कोई कुत्ता दरवाज़ा नहीं है, बिल्ली के बारे में नहीं बोला है, तो हम कंफर्म नहीं बोल सकते हैं, तो इसलिए दूसरा भी गलत हो जाएगा। तीसरा देखते हैं, कुछ बिल्लियाँ कुत्ते हैं, कुछ कैट क्या है, कुत्ते हैं। बिल्कुल बात सही है, क्योंकि सभी कैट क्या हैं, आपके सभी कुत्ते क्या हैं, सभी कुत्ते क्या हैं, बिल्लियां हैं, इसलिए कुछ बिल्लियां क्या हैं, कुत्ते हैं। बिल्कुल ये बात सही है। चौथा है कि आपका सभी बिल्लियां कुत्ते हैं, सभी कैट कुत्ते नहीं है ना, क्योंकि कुत्ते क्या हैं, सभी कुत्ते क्या हैं, बिल्लियां हैं। यानी कुत्ते क्या हैं, बिल्लियों के अंदर हैं, तो सभी बिल्लियां कुत्ते थोड़ी नहीं हो सकती हैं। ओके, तो हमारा चौथा भी गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल तीसरा निष्कर्ष सही है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स, जय हिंद।